नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरोह भाग 2 के गद्य खंड से नमक नामक कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। इसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर है। ये मूल रूप से उर्दू कहानी लेखिका है। इसके उर्दू कहानी संग्रह का नाम जर्द गुलाब है। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकेदमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बच्चों, इस कहानी में हम ये जानेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर आपस में बढ़ गए, लेकिन सीमा के दोनों ओर के लोग आज भी जब अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों, इस वीडियो में मैं पाठ के सार के साथ अंत में प्रश्न अभ्यास भी करवाऊंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चों, अब चलते हैं पाठ की ओर, जिसका नाम है नमक। ये एक कहानी है। नमक कहानी भारत और पाकिस्तान विभाजन के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के दिलों का हाल बयां करने वाली एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में लोगों के मर्मस्पर्शी भाव को दिखाया है कि विस्थापन होने के बाद भी आज लोग जब अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं तो उनकी आंखें भर जाती है। विस्थापन होना का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इस कहानी की मुख्य नायिका साफिया है। साफिया एक सिख बीवी के यहाँ कीर्तन में जाती है। साफिया जब सिख बीवी को देखती है तो वह बिल्कुल उसकी माँ ही जैसी लगती है, क्योंकि वो उसकी माँ जैसी थोड़ी सी दिखती थी, इसलिए उसे वैसी लगती है। साफिया सिख बीवी को देखकर अपनी माँ की यादों में खो जाती है और एकटक होकर सिख बीवी को ही देखते रहती है। और ऐसा देख के जब सिख बीवी साफिया को देखती है कि वो मुझे ही देख रही है तो सिख बीवी अपने बहू से साफिया के बारे में पूछती है कि ये कौन है। तब उनकी बहू बताती है कि वह एक मुसलमान महिला है और कल अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है। लाहौर तो आप लोग को पता होगा कि ये पाकिस्तान में है। और लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीवी का साफिया के लिए अपनापन का भाव आ जाता है, क्योंकि सिख बीवी का जन्म भी लाहौर में हुआ था। सिख बीवी खुश हो जाती है और साफिया से बात करने लग जाती है, क्योंकि जब आप भी कभी किसी अपने से परिचित हो जाते हो या उसके बारे में अचानक से आपको जानकारी होती है, तब आपको भी थोड़ा सा अपनापन लगता है और आप उससे बात करने लग जाते हो। तो इसी तरह सिख बीवी भी साफिया से बातें करने लग जाती है। सिख बीवी साफिया से बातचीत करते हुए उपहार के रूप में लाहौर से नमक लाने को कहती है। लाहौर से नमक मतलब लाहौर का नमक लाने के लिए कहती है। अब चलते हैं हम दूसरे पैराग्राफ में। साफिया दूसरे दिन लाहौर पहुंच जाती है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। साफिया लाहौर जाकर अपने भाइयों, मित्रों और नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनसे मिलती है। साफिया को लाहौर में 15 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चल पाता। यहाँ पर साफिया ने सभी से प्यार और अपनापन पाया, लेकिन सिख बीवी द्वारा मंगाए गए नमक को नहीं भूली। साफिया ने इस बात को अपने भाई जो पुलिस में था नमक ले जाने के लिए पूछा, तो उसके भाई ने साफ मना कर दिया और कहा कि कानूनन यहाँ के नमक को सीमा पार नहीं ले जाया जा सकता। क्योंकि ये अलग देश है और भारत अलग देश है, तो दोनों देशों के बीच एक सीमा बनी हुई है। तो जब भी हम एक देश से दूसरे देश कोई सामान लेके जाते हैं तो वो चेकिंग होती है ना, इसलिए उसके भाई ने ऐसा कहा। नमक को ले जाने में तुम परेशानी में पड़ जाओगी। तो साफिया नमक को चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहती थी। भाई ने समझाते हुए कहा कि आप नमक को नहीं ले जा पाएंगी, कस्टम वाले आपको जाने नहीं देंगे,
क्योंकि वहाँ सबसे पहले सामान की चेकिंग होती है। ऐसा सुनकर साफिया की आंखों में आंसू आ गए। भारत आने से पहले साफिया ने रात में अपना सामान तैयार किया। उसका सामान एक सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। सिर्फ कीनू की एक टोकरी और सिख बीवी की नमक की पुड़िया रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो साफिया ने सोचा कि नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी में छुपा दूंगी। कीनू एक फल या पकवान का नाम है जो संतरे और माल्टा से बना हुआ होता है। तो साफिया ये सोच रही थी कि फल की जांच कस्टम वाले तो नहीं करते हैं, तो इस तरह से मैं नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीवी को दे दूंगी। अगले दिन साफिया को 2 बजे रवाना होना था भारत जाने के लिए, इसलिए वह अपना सामान तैयार करने के बाद रात में सो गई। अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की ओर। साफिया अपना सामान तैयार करने के बाद वो रात में सो जाती है, और जब साफिया को नींद आ जाती है तो उसे रात में सपने दिखाई देने लगते हैं, और वो सपने में लाहौर में अपने भाइयों, मित्रों और अपने भतीजे भतीजियों के साथ बिताए 15 दिन को देखने लगती है। फिर लाहौर से कल चले जाने और कभी ना आने की चिंता भी उसे दिखाई देने लगती है। सपने में अपनी माँ समान सिख बीवी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा सब एक एक करके उसे दिखाई देने लगते हैं। अचानक उसी समय साफिया का हाथ कीनू की टोकरी में टकरा जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। तो जैसे ही वो कीनू की टोकरी को देखती है तो साफिया को याद आता है कि उसके दोस्त ने देते वक्त कहा था कि कीनू हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। मेवा का मतलब मिठाई होता है। साफिया के भाई ने साफिया के लिए भारत वापसी की टिकट कटवा दी। साफिया प्रतीक्षालय में बैठ के चाय पी रही थी और बार बार कीनू की टोकरी में रखे नमक की पुड़िया को देख रही थी। वह दुविधा में थी, मतलब असमंजस में थी कि वह अब क्या करे। फिर साफिया ने तय किया कि वह यह उपहार छुपाकर नहीं ले जाएगी, इसलिए साफिया ने अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताई और नमक की पुड़िया को मेज पर रख दी। कस्टम अधिकारी जो वहाँ पे सीमा पे सामानों का चेकिंग करते हैं, उसे ही साफिया ने सारी बात बता दी। कस्टम अधिकारी साफिया की बात सुनने के बाद कहते हैं कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया को साफिया के बैग में रख देते हैं और कहते हैं कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून को इसका पता ही नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि जो उपहार है ना, जो प्यार है, वो सीमा से इस तरह चली जाती है कि अगर इस तरह का प्यार जो एक वतन से दूसरे वतन के लिए करता है और उसे ले जाता है, तो इस चीज़ का पता हम कानून वालों को भी नहीं चलता। उसका कहना ऐसा था। अब चलते हैं हम चौथे पैराग्राफ की ओर। इसमें जो कस्टम अधिकारी है वो अंत में साफिया से कहते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना और उस महिला मतलब सिख बीवी को उपहार देते वक्त कहना कि लाहौर अभी भी उनका है और दिल्ली अभी भी मेरा देश है। यहाँ पे देखिए कि जो कस्टम अधिकारी है उसे अपने वतन से कितना प्यार है। हालांकि उसकी ड्यूटी लाहौर में है, लेकिन वो मूल निवासी दिल्ली का है। इसलिए जब उसे इस उपहार के बारे में पता चलता है कि भारत में रहने वाली जो महिला है सिख बीवी, वो लाहौर से नमक मंगाई है, इसका मतलब उसे भी आज भी अपने वतन से इतना प्यार है। इसलिए वो कहता है कि उनसे कहना कि लाहौर भी अभी भी उनका ही है और दिल्ली अभी भी मेरा देश है। इस तरह से साफिया अब भारत की सीमा में प्रवेश करती है, तो यहाँ भी उसके सामान की जांच होती है। तो यहाँ पे भी साफिया कस्टम अधिकारी को नमक के बारे में बताती है और उसके हाथ में दे देती है। लेकिन जो कस्टम अधिकारी है वो नमक की पुड़िया को साफिया को वापस लौटा देता है और अपने बारे में बताता है
कि वह ढाका से है। ढाका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश भी भारत की सीमा से अलग है। उसका नाम है सुनील दास। और इस तरह से वह बताते हुए अपने देश ढाका की याद में खो जाता है और कहने लगता है कि वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है। डाव डाव का मतलब है एक कच्चा नारियल, है ना। जैसे नमक यहाँ भी होता है, परंतु हमारे यहाँ के डाव की क्या बात, हमारी ज़मीन हमारी पानी का मज़ा ही कुछ और है। देखिए, ये अधिकारी भी भारत की सीमा में तैनात है, लेकिन ये रहने वाला है मतलब बांग्लादेश ढाका का, है ना। लेकिन जब उसे पता चलता है इस नमक के बारे में, तो वो भी अपने ढाका की याद में खो जाता है और वहाँ के डाव की बात करता है। इस तरह से साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब कस्टम अधिकारी पुल की सबसे निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसको देखकर साफिया सोचती है कि किसका देश कहाँ है, सीमा के इधर या उधर। दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार के भावना वाले लोग रहते हैं। साफिया के मन में बात ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने 2 जगह कस्टम अधिकारी को देखा जो सीमा पे तैनात हैं, है ना, 2 देश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे। लेकिन दोनों की भावना को उसने जाना था कि उनका देश अलग है, लेकिन वो दूसरे देश की सीमा पे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना अपने देश के लिए वैसी ही है। तो ये कह रही है केवल उन्हें दोनों ओर की सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोक रखा है। हालांकि वो ड्यूटी अलग अलग जगह करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से अपने देश के लिए बयां नहीं कर पाते हैं, ऐसा साफिया सोच रही है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो परीक्षा से संबंधित हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? ये आप पाठ के सार में समझ गए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ। इसके उत्तर में लिखेंगे कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का विभाजन हो चुका था, इसीलिए पाकिस्तान से भारत में नमक लाने पर प्रतिबंध था। यदि नमक लाया जाता तो यह कार्य गैरकानूनी होता और साफिया की सीमा पार आने के लिए कस्टम से गुजरना था। कस्टम मतलब सीमा से, और कस्टम वाले सामान की जांच करते हैं। यदि कस्टम वालों ने नमक देख लिया तो साफिया के साथ साथ उसके भाई की भी बदनामी होती। तो इसी डर के चलते ही पुलिस में काम करने वाले साफिया के भाई ने साफिया को नमक की पुड़िया ले जाने के लिए साफ मना कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई? इसका उत्तर लिखेंगे, नमक कहानी में भारत और पाकिस्तान के बीच भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन व्याप्त है, नमक मिला हुआ है। कहानी में सीमा के दोनों तरफ के पुनर्वासी जनों की मार्मिक व्यथा है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का प्रतीक दोनों तरफ के लोगों के बीच मोहब्बत को प्रमाणित करता है, क्योंकि एक छोटी सी ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों वतन के लोगों के लिए मोहब्बत का प्रतीक है। और यहाँ नमकीन स्वाद से प्रेम मोहब्बत का तात्पर्य है। कस्टम अधिकारी एक संवेदनशील व्यक्ति था, अतः वह लेखिका को नमक की पुड़िया लौटाते हुए भावुक हो उठा और वह यह जानता था कि अपनों से मिलना बिछुड़ना वही महसूस कर सकता है जो मिलता और बिछुड़ता रहता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए ये नमक की पुड़िया बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नमक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सीमा के दोनों तरफ के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती कहानी है। लोगों का धार्मिक आधार पर बंटवारा तो कर दिया गया,
पर लोगों के मन की भावनाएं पृथक न हो पाई। जनता का लगाव मूल स्थान से बना ही रहता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली तथा ढाका को आज भी अपना वतन मानते हैं। ये तो पाठ के सार से स्पष्ट हो ही गया। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से संस्कृति और जनता नहीं बढ़ सकती। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेखिका के अनुसार साफिया सर्वधर्म प्रेमी, दृढ़ संकल्पी और साहसी महिला है। वह सिख बीवी की अंतर्मन की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने भाई तक से कानून के विषय में बहस कर बैठती है। अपना वादा पूरा करने के लिए वह किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी सहन करने के लिए तैयार है और वह कस्टम अधिकारी से भी बात कर लेती है और उसे विश्वास है कि वह नमक की बात को स्पष्ट रूप से अधिकारी को बताकर उनकी इंसानियत को झकझोरकर सीमा पार कर लेगी। वह कोमल हृदय वाली, प्रेममयी और भावुक महिला है। जाति धर्म आदि को महत्व नहीं देती बल्कि प्यार व इंसानियत को महत्व देती है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार की सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। ये आपके पाठ के सार में आए हैं ये शब्द। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, भारत में जन्मे लोग आज पुनर्वास के कारण अपने आप को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मानने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली में जन्मा कस्टम अधिकारी, ढाका में जन्मा सुनील दास और लाहौर में जन्मी भारतीय सिख बीवी अपने जन्म स्थान को कैसे भूल सकते हैं। विभाजन की त्रासदी ने उन्हें अपनी जन्मभूमि से अलग तो अवश्य कर दिया, परंतु उनके मस्तिष्क की स्मृतियों और भावनाएं मिटाई नहीं जा सकती। व्यक्ति कभी भी अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता और ना ही उसे भूल सकता है। तो बच्चों, ये हो गया नमक कहानी का पाठ का सार और साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मुझे लगता है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारी इस चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।